का मैं आपको ब्रेकअप भी बताऊंगा। ओवरऑल हमें लगता है कि जो पैट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब आना चाहिए 8,300 करोड़ से 8,500 करोड़ के बीच में। ये पिछली तिमाही से कम होगा। और रेवेन्यूज़ जो है, जो आमदनी है वो 1,06,000 से 1,10,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए। ये 1,20,000 करोड़ तक भी हो सकती है। ये भी पिछले तिमाही के मुकाबले जो पहले 1,36,000 करोड़ था उससे थोड़ा कम होगी। और जो एबिटा है वो 17,500 करोड़ होना चाहिए जो पहले 21,000 करोड़ था। तो एक रेंज में दे रहा हूँ। अब मैं इसको आपको बताऊँ रेंज में क्यों दे रहा हूँ। देखिए लॉकडाउन था पिछले 3 महीने में, कम से कम 1.5 महीने तो फुल लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे ओपनिंग हुई है। तो एक तो लॉकडाउन का असर पड़ा तो वॉल्यूम आपको कम दिखेगा, ग्लोबली प्राइस गिरे और डिमांड भी गिरी तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको जो ओवरऑल नंबर है वो कम दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो। ये एक बड़ा वजह था। अब राहत कहाँ से मिल सकती है कि क्योंकि जो पेट्रोलियम का बिजनेस है, ये जो पेटकेम का बिजनेस है, उसमें 2 चीज़ें रिलायंस के फेवर में जाती हैं। एक तो ये जाता है फेवर में कि इनके पास जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसको रिफाइनरी कहते हैं वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की हैं। तो उसमें जो भी आप प्रोसेस करते हैं हैवी क्रूड, वो क्रूड बास्केट के हिसाब से सस्ता पड़ता है, तो इसलिए आपके जीआरएम हमेशा बेटर सा आते हैं। तो एक बड़ा फ़र्क वो पड़ता है। दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रिलायंस लेता है जो फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग टर्म में है तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की चिंता या डिमांड नहीं, उसकी चिंता कंपनी को नहीं करनी होती है, जो बायर है उसको करनी पड़ती है। तो ये 2 इनके फेवर में जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे इनका जो जीआरएम है वो 5 से 7 की रेंज के बीच में कहीं पे आएगा, पिछली बार से कम होगा। ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री होगा, सबसे बढ़िया जीआरएम होगा ये। इस रेंज में कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि काफ़ी जो प्रोडक्शन घटा है, दाम घटे, तो उससे जीआरएम में थोड़ा सा असर आएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जियो की तरफ से जो इनका जो टेलीकॉम बिजनेस है, जिसको अब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, वहाँ से आपको सरप्राइज मिलेगा। बंद था पूरा दुकान घर सब, तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ तो डेटा कंजम्पशन बढ़ा। वॉइस कॉल का बहुत पैसा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वॉइस कॉल फ्री है, लेकिन डेटा कंजम्पशन एक बड़ी थीम थी। जो आपने इससे पहले भारतीय रिजल्ट में देखा होगा कि डेटा कंजम्पशन के आंकड़े सामने आए हैं। तो यहाँ पे जियो का जो मुनाफा है उसमें जोरदार ग्रोथ होने की संभावना है। हमें लगता है 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए, पिछली बार से काफ़ी बढ़ के आएगा। माफ़ कीजिए 15,000 नहीं, ये रेवेन्यू 2,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आना चाहिए और जो रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये दोनों आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस से आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। और आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर ग्राहक से आप कितनी कमाई कर रहे हैं, वो आंकड़ा 130 से 138 के बीच में रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं 8 रुपए की रेंज दे रहा हूँ। रेंज इसीलिए क्योंकि एक ट्रिक है इसमें कि डेटा कंजम्पशन कितना बढ़ा है वो आपको रिचार्ज कूपन के आंकड़े से पता लगता है, तो वो बड़ा मुश्किल है पता कर पाना, वो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैं रेंज दे रहा हूँ 130 से 138 के बीच में कहीं पे आरपू रहेगा। जो मैक्सिमम प्रभावित रहेगा वो रिटेल का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि रिटेल में कपड़े का जो बिजनेस है, जो शूज़ का बिजनेस है, जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो बहुत लंबे समय तक बंद रहे और उसमें दिक्कतें आई। हालांकि जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है आजियो, वहाँ से मदद मिली, लेकिन वो भी लॉजिस्टिक्स इशू की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, बहुत जगह कंटेनमेंट जोन्स थे, तो उससे भी मदद जरूर मिली लेकिन बहुत बड़ी मदद नहीं मिली। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे रेवेन्यू जो है 38,000 40,000 करोड़ के आसपास रह सकता है रिटेल में। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो नतीजे हमें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम उस बात की डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं कि जो लॉकडाउन था, ग्लोबली प्राइस कम थे, उसका फायदा आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखे क्योंकि अब डिमांड पूरी तरीके से वापस आ गई। ठीक बात है। और अब हम अनलॉक में आ रहे हैं, अनलॉक 3.0 में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बीते नंबर होंगे, आगे की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, आगे के गाइडेंस किस तरह से कंपनी देती है इसके ऊपर नजर होगी। और एक बात तो मुकेश अंबानी साहब जो चेयरमैन है उन्होंने साफ बताई हुई है कि अब जियो में तो देखिए बड़ी फंड रेजिंग हो गई है और इन्वेस्टर्स अब निवेश करना चाहते हैं रिटेल के कारोबार में, तो उस डेवलपमेंट्स के ऊपर भी हमारा फोकस जरूर होगा। लेकिन जरूर देखिएगा आज शाम को ये बड़ा कवरेज सीएनबीसी आवाज पर नीरज के साथ हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मयूरेश जी तो आज उनकी देखिए शाम थोड़ी और लंबी रहने वाली है, वो होंगे ही नतीजों को एनालाइज करने के लिए, और साथ ही संजीव भसीन साहब, देवेंद्र चौकसी साहब, गौरांग शाह साहब, ये सारे मेहमान आपको शाम को नजर आएंगे। और सुबह सुबह हम आपको बताएंगे मुनाफे की तैयारी में ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, नंबर्स कैसे रहे, और अगर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट
पहला दिन जो होगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के ऊपर रिएक्शन दे रहा होगा बाजार। लेकिन ये वो स्टॉक है राहुल जी जिसने छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिए हैं। लॉकडाउन में अगर किसी एक शेयर ने सबसे ज्यादा पैसा दर्शकों को बनाकर दिया है, निवेशकों को बनाकर दिया है, तो इसी ने दिया है और मौका भी दिया राइट्स इशू के पार्टली पेड स्टॉक में देखिए पैसा लगाने का, और वो स्टॉक भी भागा। ये बताइए अगर नंबर्स को एक बार साइड में रख दें, ये स्टॉक कहां जाने के लिए तैयार है? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट 4-5 दिनों से स्टॉक में थोड़ी सी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं हम। अगर एक बार रिजल्ट्स को साइड में रख दे तो जैसे आप बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफी हेल्दी है प्रॉफिट बुकिंग होना। और हमने देखा कि स्टॉक ने तकरीबन 1800 से एक तरह से नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 2200 का मूव किया है। तो उसके बाद में ये जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है एक तरह से बढ़िया है। आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक संभलेगा अराउंड 2100 2050 के आसपास, आई थिंक इसमें वापस ऊपर की ट्रेंड कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कोई लॉन्ग है तो मेरे हिसाब से 2000 का लेवल साइकोलॉजिकली भी और टेक्निकली भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 2000 के ऊपर रहता है, इसके अंदर जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहती है। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, प्राइमरी नंबर आपको दिख गए होंगे। जीआरएम का भी आंकड़ा आ रहा 6.3 का। और जियो के नंबर हमने आपको प्रॉफिट और रेवेन्यूज के बताया जो एस्टिमेट से काफी ज्यादा है, और टोटल इनकम 91,000 करोड़ की कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाई दे रही है और 19% से ज्यादा मार्जिन। ये मोटे मोटे तौर पे नंबर आपको दिख रहे हैं, कैसे लगे? और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 140 रुपए से ऊपर आया है, आरपू 140 से ऊपर है। ये काफी बड़ा नंबर है क्योंकि अपर एंड का एस्टिमेट भी 138 के आसपास था। 140 का आरपू आ रहा है जो कि काफी सिग्निफिकेंट यहां पे लग रहा है। भसीन साहब, पहली टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल वो तो आपको दिख ही रहा है कि टेलीकॉम इज बीन द पिंचर बॉय। और 140 का आरपू, भारती ने 154 का आरपू किया। ये आरपू थे ही नहीं, 120-22 था लास्ट 3 क्वार्टर पहले। तो वो बता रहा है कि टेलीकॉम इज बीन द गोल्डन बॉय और बहुत ही बढ़िया ये है। सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा है, टॉक टाइम भी बढ़ा है, लेकिन इट इज कॉम्पनसेटेड बाय वीक जीआरएम्स एंड वी नो पेटकेम के मार्जिन भी वीक होंगे। तो आई थिंक मिला जुला रिजल्ट है, मोर और लेस इन लाइन, बट टेलीकॉम डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। एक बहुत ही टफ जो क्वार्टर आप कह सकते हैं, जहां पे कंप्लीट लॉकडाउन था ग्लोबली और उसमें काफी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद अगर जियो के नंबर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, एबिटा लेवल पे मार्जिन, जैसा कि हम जब शुरुआत में इसका नतीजों से पहले सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, तो जो लोग थे हमारे साथ जुड़े उनको याद होगा हमने कहा था कि बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनका थ्रूपुट काफी एफिशिएंट है, तो मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंट आएगा और एबिटा लेवल पे दिक्कत नहीं होगी, और वैसा ही बिल्कुल नतीजा आते हुए दिखा। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग जी, नंबर कैसे लगे आपको? धन्यवाद और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। नीरज, तो मेरे ख्याल से कोई नकारात्मक सी परिस्थिति या आंकड़ा दिख नहीं रहा है। जो भी आंकड़े अब तक हमारे सामने आए हैं, सिर्फ एक ही है, 4,960 करोड़ के आसपास का एक मुक्त मुनाफा दर्ज किया है। उसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत विश्लेषण कंपनी के तरफ से आ जाए तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी और सहायता करेगी। लेकिन एक आंकड़ों को देख करके मेरे ख्याल से निराशा तो नहीं दिखती, शायद थोड़ी उम्मीद की किरण दिख सकती है मैनेजमेंट की जो भी कमेंट्री होगी उसके पश्चात। मैनेजमेंट की कमेंट्री का हमें भी इंतजार है, लेकिन आप नंबर एक बार फिर से दोहरा दें। जियो के नंबर जो है काफी इंकरेजिंग है, बहुत शानदार नंबर आए हैं, एक्सपेक्टेड थे। 2520 करोड़ का प्रॉफिट, 16,557 करोड़ का रेवेन्यू, 140 से ऊपर का आरपू, जीआरएम $6.3 पर बैरल और एबिटा मार्जिन 19.1%। इसके साथ ही जो इनकम है स्टैंड अलोन बेसिस पे 88,253 करोड़ और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 91,000 करोड़ से ऊपर। ये मोटे तौर पे नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। देवन भाई, काफी नंबर आ चुके हैं और जैसा कि हमने कहा कि एक टफ सिचुएशन पे इस तरीके के नतीजे पेश करना हमारे हिसाब से काफी कमेंडेबल मुझे लगा, क्योंकि जिस तरीके के मार्जिन कमांड कर रहे थे वो बहुत सिग्निफिकेंट था और जिस तरीके का थ्रूपुट वॉल्यूम था, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से रेवेन्यूज भी आते हुए दिखे। देवेन भाई, तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि करीबन आरपू 140 रुपये आया है, एंड आई थिंक दिस इज सजेस्टिंग लास्ट क्वार्टर के अंदर करीबन 131 रुपया था। आई थिंक उसके सामने 140 है, तो दैट मीन्स के इंक्रीज इन द प्राइस का जो इम्पैक्ट है ये क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे सितंबर एंडेड क्वार्टर खत्म होता है तो उसके अंदर जैसे फाइबर का रोल आउट होना शुरू बनता है,
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू रिपोर्ट द नंबर्स इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, आई थिंक एट अ हायर लेवल, क्योंकि अभी खाली मोबिलिटी सेगमेंट का नंबर रिपोर्ट किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि अदर देन मोबिलिटी सेगमेंट के नंबर, जैसे डायरेक्ट फाइबर टू होम के नंबर्स, एंटरप्राइज वर्जन जो रोल आउट कर रहे हैं उनके नंबर्स, और एट द सेम टाइम जियो मार्ट का जो ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल जो लॉन्च होने जा रहा है आई थिंक इन रिस्पेक्टिव अदर सिटीज, तो वहां पे भी मेरे ख्याल से नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक वी विल हैव टू लुक एट जियो एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रपोजिशन। एक क्वार्टर के अंदर करीबन 2500 करोड़ के आसपास का उनका जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि आई थिंक करीबन नेट प्रॉफिट कुड बी समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 3,500 to 4,000 करोड़ इन अ प्रॉपर क्वार्टर, एज आई वुड लाइक टू कॉल इट एज। So from that perspective, by the end of the financial year, you should be seeing a Jio reporting, I think on a quarterly basis, around 4,000 crore, I think in the total profit contribution. ऐसा मेरा एक मानना है। So let us see, but otherwise, I think the numbers are satisfactory and I think moving in a right direction. Despite of, I think the challenges that they had, according to me, I think the numbers have come probably, I think much satisfactory than what we were expecting. जी, O2C बिजनेस और जियो जो बहुत महत्वपूर्ण थे इस क्वार्टर के दौरान, तो O2C में खास तौर पे जो काफ़ी दिक्कतें आई थी रिफाइनरी चलाने में, लेकिन उसके बावजूद इनकी रिफाइनरी, रिलायंस की रिफाइनरी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रही थी, जहां पे पूरे दूसरे रिफाइनर्स की 30-35% की कैपेसिटी में चली गई, तो वहां पे ये 90+% में चल रही थी। ये बहुत कमेंडेबल था और इसी का परिणाम है कि आपके सामने एबिटा और रेवेन्यूज उस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जो अनुमान से बेहतर यहां पे देखने को आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जियो का परफॉर्मेंस है, क्योंकि पिछले पूरे क्वार्टर में काफी एक्टिविटी हुई, कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए, जियो मीट लॉन्च किया जिसके 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर एजीएम के दिन तक ही हो चुके थे, तो ये सारी चीजें आपको फ्रूटफुल होती हुई दिखी। आरपू बहुत सिग्निफिकेंट है, 140 रुपए 30 पैसे आया है। FY20 की दूसरी तिमाही से आरपू लगातार बढ़ा है, 128, 130, फिर उससे बढ़ते बढ़ते अब 140 रुपए पे आ गया है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आरपू से अंदाजा आपको लगता है, अभी कुछ दिन पहले दूसरी कंपनियों के आए थे तो वहां पे भी दिखे, तो जो डेटा कंजम्पशन बढ़ा है क्वार्टर के दौरान वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सुदीप बंदोपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। सुदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो दो चीजों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा छोटी छोटी। एक तो ये जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है, रिफाइनिंग का बिजनेस है, रिफाइनिंग आय जो स्टैंड अलोन बेसिस पे 46,000 करोड़ से ज्यादा आई है, और जो नंबर जियो के आते हुए आपको दिख रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट है, प्रॉफिट भी, रेवेन्यू भी और आरपू भी। सुदीप जी। जी सही बोला, रिजल्ट काफी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है। पेट्रोकेमिकल एक्चुअली थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज दिया। रिफाइनिंग मार्जिन GRM ऑफ $6.3 पर बैरल हमारे $6.6 पर बैरल के आसपास ही है। इनफैक्ट डिजिटल बिजनेस, जियो बिजनेस ऑल्सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मोटा मोटी अगर ओवरऑल एबिटा की बात करें तो हमारा एस्टिमेट कुछ 17,811 करोड़ का था, एंड कंपनी ने कुछ 16,800 समथिंग करोड़ के आसपास का कुछ नंबर दिया, जो कि मोटा मोटी स्टफ मार्केट में बहुत अच्छा नंबर है। जी, 16,557 करोड़, तो बिल्कुल आपके अनुमान के करीब। यस, थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, बट आई थिंक रिटेल बिजनेस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया, बट पेट्रोकेमिकल इसने काफी अच्छा बिजनेस किया है। अगर ओवरऑल आप देखें तो 5,000 करोड़ का जो एडिशनल अदर इनकम इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम दिखाया है, मुझे लगता है वो इन्वेंट्री गेन होना चाहिए। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इन्वेंट्री लॉस बुक किया था, एंड चूंकि ये क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर गया है तो आई थिंक वहां पे वो उन्होंने कुछ इन्वेंट्री गेन्स बुक किया होगा, जो कि एक्सेप्शनल आइटम एज अ इन्वेंट्री गेन में वो दिखाई दिया होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है पिछले क्वार्टर में थे उससे काफी नीचे आए और उसके बाद अब ऊपर आए, तो इन्वेंट्री गेन तो डेफिनेटली हुआ होगा। दूसरे रिफाइनर्स में भी ये चीज देखी गई थी कि उनको इन्वेंट्री गेन हुआ था, उसकी वजह से रिफाइनर्स को काफी फायदा हुआ था। गौरांग सर, ये जो नतीजे हैं जो बहुत मतलब ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि बहुत लोग डरे हुए थे कि अरे इस क्वार्टर में चूंकि बहुत समय तक लॉकडाउन था तो बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन कंपनी ने आउट परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑयल एंड गैस तो मेरा अपना सेगमेंट है, जहां पे बहुत बारीकी से मैं चीजों को देख रहा हूं, जिस तरीके से चीजें ये डिलीवर की जा रही हैं वो कमेंडेबल है। और इसमें भी इस पूरे क्वार्टर में 45 दिन आप मान सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन था पूरी दुनिया में, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट था। बाकी फिर ओपनिंग अब शुरू हो गई है, तो यहां से एक बुनियाद दिखती है आपको कि एक नंबर जो है यहां से बहुत बढ़ता हुआ आपको Q2 में दिखेगा। बहुत सी सक्षम बात पर आपने जोर दिया है नीरज।
और ये एक दर्शाता है कि कंपनी का तजुर्बा, इनकी काबिलियत और कठिन समय और परिस्थिति में भी अगर ऐसे आंकड़े लेकर के आते हैं, तो अब जबकि लॉकडाउन से अनलॉक हो रहा है और बहुत जल्द हम अनलॉक 3.0 में प्रवेश करेंगे 1 अगस्त से, तो जाहिर है कि दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में ये आंकड़े यहाँ से और भी बेहतर आएंगे। और मेरे ख्याल से जो छोटी मोटी गुंजाइश इस तिमाही में है, वो आने वाली तिमाही नतीजों में आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जितने भी कारोबार है रिलायंस इंडस्ट्री के तहत, सब मिलजुल कर बैलेंस शीट पर योगदान करेंगे, खास करके जियो, डिजिटल, रिटेल वगैरह। सुमित, एक बार मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जो मोटे तौर पे बड़े बड़े नंबर्स है तीनों बिजनेसेस के, अगर आप एक बार रिकैप कर दें दर्शकों की समझ के लिए, तो फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। इनफैक्ट एक अभी जो नंबर नया आया है मेरे पास, वो आया है रिलायंस रिटेल को लेकर। रिटेल कारोबार की जो आय आई है वो 31,633 करोड़ का एक आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो अनुमान से स्लाइटली नीचे दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस तरह के लॉकडाउन में भी 31,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, और वो भी ऑलमोस्ट अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिटेल का जो एबिट है वो करीब करीब 722 करोड़ है, और मार्जिन का रफली 2.5% के आसपास कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग नंबर आए हैं जियो के, जिसमें आरपू ने बहुत ही एक्सीडिंगली परफॉर्म किया है, और जो मेजर एस्टिमेट्स थे उनको भी बीट करता हुआ दिखाई पड़ा है। दूसरा, रिटेल के नंबर अपर एंड तो नहीं, लेकिन हाँ मोर और लेस अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर जो है वो सुधर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जीआरएम में जब मार्केट एस्टिमेट कर रहा था करीब करीब $5.5 पर बैरल के आसपास का, तो उससे भी ज्यादा बेहतर जीआरएम का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जीआरएम फ्रंट पे ठीक आंकड़े हैं, पेट्रोकेमिकल के आंकड़े ठीक हैं, आरपू का नंबर फार बेटर है, और रिलायंस रिटेल के नंबर भी मोर लेस इन लाइन ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी देवेंद्र सर एक बात कह रहे थे, करीब करीब 4500 करोड़ रुपए वो ईयर एंड पे देख रहे हैं जियो के प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए। अगर 4500 करोड़ का नंबर होगा तो अभी जो जियो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल मार्केट कैप में करीब 40% के आसपास, उस समय उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा अगर वो इवेल्युएट कर पाए तो। देवेंद्र सर, सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? सुमित, अपना क्वेश्चन दोहराएं आप एक बार। देवेंद्र सर सवाल यह था कि करीब करीब 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अभी रिलायंस जियो की तरफ से आता है, जो कि टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 30% के आसपास बैठता है। और रिलायंस जियो का जो मार्केट कैप एस्टिमेटेड है वो रफली 40% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है टोटल मार्केट कैप में। आपका ये मानना है कि करीब 4500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू साल के एंड में हो जाएगा जियो का। अगर उस तरह का रेवेन्यू, उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी रहती है जियो की, तो आप मार्केट कैप क्या देख रहे हैं रिलायंस की? क्या 13 लाख करोड़ से रफली 17 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो एक्चुअली एनुअलाइज बेसिस के ऊपर हम देखें तो नेट प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन है जियो का, वो करीबन हम देखने जा रहे हैं एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, आई थिंक करीबन 16,000 से 20,000 करोड़ के बीच में। तो दैट में प्रोबेबली बेट मटेरियलाइज इन 21-22 फाइनेंशियल ईयर। बट उसका जो इम्पैक्ट है, इनका जो कारोबार है, उसका एक आई थिंक 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर के अंदर ग्रेजुअली आई थिंक विल बी सीइंग दी पॉजिटिव डायरेक्शन एज फार एज आई थिंक द नेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीज इज कंसर्न। तो ये एक सबसे बड़ी पहली बात है। दूसरी चीज के ऊपर जो मैं ध्यान देना चाहता हूँ, उसके अंदर आई थिंक जो सेगमेंटल रेवेन्यू है वो जियो का करीबन 21,000 करोड़ के आसपास आई थिंक डिजिटल सेगमेंट का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है, एंड करीबन 4,700 करोड़ का ईबिट रिपोर्ट किया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस नंबर्स वुड बी प्रोबेबली 35 to 40% हायर एज वी क्लोज द ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल आई थिंक द इम्पैक्ट शुड बी कमिंग आउट वेरी वेरी पॉजिटिव। रिटेल और जियो ये दोनों का जो कारोबार है उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक इट विल बी इक्वल टू द बिजनेस कमिंग इन फ्रॉम द कोर बिजनेस। दैट मीन्स आई थिंक जो O2C का बिजनेस है दैट उसका और रिटेल और जियो का जो कारोबार है, डिजिटल का जो कारोबार है, दैट विल बी इक्वल प्रॉफिट समवेयर इन 21-22। So that is where I think you could possibly argue कि यहाँ पे I think प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ के आता है तो मार्केट कैप उसका बढ़ना चाहिए अल्टीमेटली।
रिलायंस के दमदार नतीजे। अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि दमदार इसलिए कि अब थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा साफ है, ज्यादा डेटा हमारे पास है, तो मैं आपके सामने रख देता हूं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 1,09,29 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा जो इस क्वार्टर में था वो 21,585 करोड़ का है। कंसोलिडेटेड बेसिस की मैं बात कर रहा हूं, और कंपनी ने 16% से ज्यादा कैश प्रॉफिट यहां पे हासिल किया, जो 18,893 करोड़ का यहां है, और 20 रुपए का ईपीएस आया है। यहां पे कुछ और आंकड़े आपके सामने जियो के रख देता हूं मैं। जियो के आंकड़ों में आरपू 140 रुपए 30 पैसे सुपर एक्सीलेंट है, अब तक के सबसे बड़े। रेवेन्यू 16,557 करोड़ अब तक का हाईएस्ट है, और प्रॉफिट 2,500 करोड़। और इसके साथ ही 12 GB पर यूजर पर मंथ का डेटा कंजम्पशन का आंकड़ा है, यह भी जियो के इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है। तो जियो ने आउटशाइन किया है, जैसा कि हमारा अनुमान था, बहुत बेहतरीन नंबर। और पेट्रोकेमिकल की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 19% पे पहुंच गई है, जीआरएम 6.3% आया है, उम्मीद और इंडस्ट्री से बेहतर आया है, और इनकम जिस तरीके से निकल के आई है वो कमेंडेबल है। अच्छा, क्विकली एक कमेंट सबसे ले लेता हूं मैं। सबसे पहले देवेन भाई, टोटल नंबर आपको एक बार दिख गए हैं, अब आपका क्या व्यू बन रहा है इसमें? आई थिंक ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगले लास्ट क्वार्टर के अंदर जो अप्रैल महीना था उसके अंदर आई थिंक कैपेसिटी काफी हद तक लोअर कैपेसिटी पे, आई थिंक पर्टिकुलरली O2C बिजनेस के अंदर पेट्रोकेमिकल सेगमेंट नीचे कैपेसिटी पे चला था। मेरा मानना ऐसा है कि आई थिंक एज दे मूव टुवर्ड्स मई एंड जून देयर आफ्टर दे हैव रीच्ड टू द नॉर्मलसी लेवल, और मैं मानता हूँ कि आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू रिमेन नॉर्मल। रिफाइनिंग का कारोबार है, उसके अंदर काफी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस उनको सपोर्ट कर रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दे वुड बी रिलेटिवली सेफर इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आल्सो, तो उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जियो का जो कारोबार है, जियो का कारोबार के अंदर आगे समय के अंदर हमको आगे ग्रोथ ज्यादा मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली बिकॉज एक तो आरपू बढ़ के आ रहा है, डेटा कंजम्पशन बढ़ के आ रहा है, और एट द सेम टाइम आई थिंक जैसे जैसे फाइबर टू होम और एंटरप्राइज का रोल आउट होना शुरू होता है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक करीबन बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आई थिंक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस you should be earning net profit of around 4,000 crore के आसपास. So I think overall contribution of the new businesses, retail and the Jio business, would be equal to I think the contribution of basically I think the O2C business going forward in 21-22 financially. जी गौरांग सर, संक्षेप में रखिएगा। रिटेल के भी और डिटेल हमारे पास है। 31,633 करोड़ के रेवेन्यू के साथ साथ 1,083 करोड़ का एबिटा है, और 431 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बावजूद कि जब कंप्लीट लॉकडाउन था क्वार्टर के दौरान, और 793 करोड़ का कैश प्रॉफिट है, और सारा तकरीबन 11,806 ऑपरेशनल स्टोर्स थे। तो नंबर आपके सामने है पूरी तरीके से, चारों सेगमेंट के, तीनों सेगमेंट के जो भी हैं। अब क्या व्यू बनता है आपका? तो नीरज, जब ये 1200 पे था कुछ महीनों पहले, तब भी खरीदारी की कवायद की थी। चौथी तिमाही के नतीजे में आप ही के साथ था मैं, और 43वें एजीएम में भी हमने काफी विश्लेषण किया है। और आज भी मैं यही कहूंगा कि अगर निवेश नहीं किया है तो निवेश करिए, शुरू कीजिए, और गिरावट पर जोड़ते जाए। जो आंकड़े आप बता रहे, खास करके जो रिटेल और जियो का आंकड़ा आया है, वो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। रिटेल इसलिए क्योंकि जैसे आप बता रहे थे, पूर्ण तरीके से लॉकडाउन था, और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी ये आंकड़े लेकर के आना, तो जैसे अर्थव्यवस्था और सुविधाएं शुरू होगी वापस, ये आंकड़े और भी बेहतर आते जाएंगे। सुदीप, आपकी कॉल। सारे लगभग नंबर हमने आपके सामने रख दिए, कोई नंबर अब बाकी नहीं है। और O2C में अगर आपको थोड़ी और दिलचस्पी, तो मैं आपको बता दूं कि O2C में जो मुनाफा है वो इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम 9,753 करोड़ का है, और इसमें इन्होंने कैश प्रॉफिट भी 10,350 करोड़ का दिखाया है, और एक्सपोर्ट 32,681 करोड़ का था। यहां पे भी लॉकडाउन का कम से कम 45 दिन तो जबरदस्त असर था ही। जी बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो मई एंड जून में कंपनी ने 90 to 92% का यूटिलाइजेशन इनका रिफाइनिंग यूनिट ने किया था, कंपेयर टू अगर अदर OMCs देखें तो इट वाज समवेयर बिटवीन 60 to 80%। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन काफी ऊपर गया। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग का रिजल्ट मोटा मोटी अपने इन लाइन है। डिजिटल सर्विसेज में थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज आया बिकॉज ऑफ योर हायर आरपू, एंड रिटेल में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया है, बट ओवरऑल देखें तो रिजल्ट इन लाइन है।
जी मयूरेश जी, रिटेल में थोड़ी सी निराशा है। लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद कंपनी इतने बड़े रेवेन्यू और इतना एबिटा दे पाई, लेकिन जियो ने आउट परफॉर्म किया, उम्मीद के मुताबिक था। आपकी कॉल सर। बिल्कुल नीरज जी, और अगर रिटेल की भी आप बात करें, प्रेस रिलीज में बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि 50% स्टोर्स ऑपरेशनल नहीं थे, कंप्लीटली शट डाउन थे। इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक जो टॉप लाइन की ग्रोथ इन्होंने रिटेल कारोबार में लाई है, और अगर आप इसमें संक्षेप में देखते हैं तो कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बाउंस बैक क्वाइट शार्पली मई और जून में। फैशन एंड एक्सेसरीज आर ऑल्सो बाउंस बैक वेरी वेरी शार्पली, और एजीओ के जैसे आई थिंक ऑनलाइन के ट्रेंड दिख रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक एक तिमाही बाद आई थिंक वी शुड बी बैक टू नॉर्मलाइज लेवल्स जो रिटेल करता है। तो रिटेल से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बिजनेस वाज शट डाउन, सिर्फ ग्रोसरी का बिजनेस, और 50% स्टोर शट डाउन थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई थिंक कमेंडेबल परफॉर्मेंस। जहां तक जियो का सवाल रहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट नीरज जी, इबिटा मार्जिन देखिए आप 44% पे आई है। एक्सपेक्टेशन था कि 397 मिलियन नॉट सब्सक्राइबर्स होंगे, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर 398.3। चर्न रेशियो इज मिनिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 12 GB का डेटा कंजम्पशन हुआ है, और आरपूज यहाँ से बढ़ने की ही क्षमता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एंड जियो आई थिंक बोथ विल इंक्रीज आरपूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देवेंद्र भाई बता रहे थे, आई थिंक इबिटा को एक जबरदस्त बूस्ट देगा जियो एंड रिटेल गोइंग फॉरवर्ड। और ऑयल टू केमिकल भी केपेक्स खत्म हो चुका है, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस टू द पेटकेम साइड, जहां पे मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, और ये कुछ अगले तिमाहियों में आई थिंक दर्शाया जाएगा। तो व्यू बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा स्टॉक पे। आई थिंक नंबर्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग इन माय ओपिनियन इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वार्टर। जी, तो अपनी चर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे, समय की पाबंदी है।